Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss what is the balance of payments, what is the difference between balance of trade and balance of payments, and the accounts which are maintained in the balance of payment. Let's start with the balance of trade. Balance of trade is known as the BOT, balance of trade. What is the balance of trade? It is the difference of the value of exports and the value of imports. X for exports, M for the value of imports. The difference of the value of exports and the value of imports over the specific time period is known as BOT, balance of trade. In balance of trade, only visible items are considered. यानी ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ये गुड्स के लिए है। गुड्स की जो एक्सपोर्ट से पैसा आया और गुड्स पे जो की इंपोर्ट पे जो पैसा लगा उसका अगर डिफरेंस जो है दैट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड। इफ द एक्सपोर्ट्स वैल्यू इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स देन देयर इज डेफिसिट। And on the other hand, if the value of exports is greater than the value of imports, then there is trade surplus. बैलेंस ऑफ ट्रेड में ट्रेड डेफिसिट भी हो सकता है, ट्रेड सरप्लस भी हो सकता है, और ये किसका रिकॉर्ड है? ये गुड्स की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। गुड्स की ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड के रिजल्ट में अगर आपका डेफिसिट है तो उसको कहेंगे ट्रेड डेफिसिट, और अगर आपकी जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट्स की वैल्यू से ज्यादा है तो इसको कहेंगे ट्रेड सरप्लस। फिर से बता रहा हूं कि ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ये गुड्स की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। नाउ व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हम जो पैसा किसी भी तरीके से कंट्री में आता है और किसी भी तरीके से जो कंट्री से पैसा जाता है उसका जो रिकॉर्ड होता है दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट? इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक खास टाइम में जो मुल्क से पैसा जा रहा है यानी आउटफ्लो हो रहा है और जो मुल्क में पैसा आ रहा है उसका जो रिकॉर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जो आउटफ्लो पैसा होता है दैट इज द पेमेंट्स, जो इनफ्लो होता है पैसे का दैट इज द रिसीट्स, और इसका जो रिकॉर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल दोनों आइटम्स कंसिडर किए जाते हैं। फिर से देखें जी, जो पैसा मुल्क में आ रहा है द अमाउंट विच अ कंट्री रिसीव्स इज कॉल्ड रिसीट्स, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड में क्रेडिट एंट्री होती है। ये भी याद रहना चाहिए, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड में क्रेडिट एंट्री होती है, और जो मुल्क से पैसा जाता है दैट इज कॉल्ड द पेमेंट्स, और ये कौन सी एंट्री है? ये डेबिट एंट्री है। यानी आउटफ्लो ऑफ फंड जो है वो डेबिट एंट्री है और इनफ्लो ऑफ फंड जो है वो क्रेडिट एंट्री है। इनफ्लो ऑफ फंड जो है वो रिसीट्स हैं और आउटफ्लो ऑफ फंड जो है दैट आर द पेमेंट्स। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल आइटम्स दोनों को कंसिडर किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इसके जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं उसको तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है करंट अकाउंट, जिसको हम अकाउंट्स ऑफ या अकाउंट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। तो पहला है करंट अकाउंट, द सेकंड वन इज द कैपिटल और फिनेंशियल अकाउंट, एंड द थर्ड वन इज द ऑफिशियल फिनेंसिंग अकाउंट या ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इन तीन अकाउंट्स का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो तीन आपके अकाउंट्स का सम है ये किसके इक्वल टू होता है? ये हमेशा जीरो के इक्वल होता है।
जब हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी एक पार्ट में डेफिसिट है। फॉर एग्जाम्पल, अमूमी तौर पर व्हेन वी से द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट मींस द डेफिसिट इन करंट अकाउंट। ओके, तो ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, द सम ऑफ थ्री अकाउंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अभी हम देखेंगे कि करंट अकाउंट क्या है और करंट करंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। करंट अकाउंट में आपका जो करंट इनफ्लो और आउटफ्लो है इनकम का या फंड्स का, उसका रिकॉर्ड होता है और इसके चार कंपोनेंट होते हैं। पहला है ट्रेड इन गुड्स। ट्रेड इन गुड्स में गुड्स का गुड्स की जो आपने एक्सपोर्ट किया, उससे आपकी अमाउंट इनफ्लो होगी, यानी आपके फंड्स इनफ्लो होंगे, और जो हमने इंपोर्ट की उससे हमारे फंड्स आउटफ्लो होंगे। तो उसके रिकॉर्ड में अगर आपका डेफिसिट है, तो इसका मतलब यह है कि जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है वो इंपोर्ट्स की वैल्यू से कम है। जैसे अभी हमने बीओटी में पढ़ा, तो ये रिकॉर्ड एक्चुअली बीओटी है। और अगर हम कहें कि ट्रेड इन गुड्स सरप्लस, तो इसका मतलब यह है कि जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है वो इंपोर्ट्स की वैल्यू से ज्यादा है। नेट जो है अगर प्लस में होगा तो सरप्लस है, और अगर माइनस में होगा तो ये डेफिसिट है। तो पहला कंपोनेंट जो कि करंट अकाउंट में हम लेते हैं, दैट इज द ट्रेड इन गुड्स। करंट अकाउंट के चार कंपोनेंट होते हैं, उसको वन बाय वन हम देखेंगे। पहला ट्रेड इन गुड्स, ये कंपोनेंट भी आपको याद रहने चाहिए। दूसरा है ट्रेड इन सर्विसेज, जो सर्विसेज का लेन देन होता है, जो सर्विसेज की ट्रांजैक्शन होती है। जैसे सर्विसेज कौन सी? जैसे कोई कंसल्टेंसी हो सकती है, जैसे एजुकेशनल सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे हेल्थ सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कोई फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं। तो इसके लेन देन में जो फंड्स हैं वो आउटफ्लो भी कर सकते हैं, आउटफ्लो भी हो सकता है, और फंड्स का इनफ्लो भी हो सकता है। अगर इनफ्लो होगा तो ये हमारे लिए रिसीट्स हैं, और अगर आउटफ्लो होगा तो ये हमारे लिए पेमेंट्स हैं। ओवरऑल जब हम ट्रेड एंड सर्विसेज देखते हैं, तो ये जो फ्लो है, ऐसा हो सकता है कि जो आउटफ्लो है वो आपका कम हो, ये ज्यादा हो इनफ्लो से। अगर आउटफ्लो फंड ज्यादा होगा इनफ्लो से, तो देयर वुड बी डेफिसिट इन सर्विसेज। इसी तरह सरप्लस हो सकता है कि अगर आपका इनफ्लो जो है, इनफ्लो ऑफ फंड जो है वो ज्यादा है, और आउटफ्लो जो है वो आपका कम है, तो देयर वुड बी सरप्लस इन सर्विसेज। तो दूसरा कंपोनेंट क्या आ गया? ट्रेड इन सर्विसेज। तीसरा आ गया प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम के दो पार्ट्स हैं। एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्या हमारा कोई एम्प्लॉय काम कर रहा और उसको कोई वेजेस मिल रही हो, तो ये हमारा वेजेस के मद में इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। दूसरा जो आमतौर पे पूछा जाता है पेपर में, वो है इन्वेस्टमेंट इनकम। यानी आमतौर पे प्राइमरी इनकम को कंसिडर किया जाता है इन्वेस्टमेंट इनकम से। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है? जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है बाहर के मुल्कों में, मसलन हमने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, हमने कोई शेयर्स लिए हुए हैं, हमने अपना पैसा कहीं किसी बैंक में जो है डिपॉजिट किया हुआ है, तो उसकी रिवॉर्ड में जो हमें रेंट मिलता है, या जो हमें उसका डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलता है, या जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। और यानी जो वेजेस, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट होता है, ये आपकी प्राइमरी इनकम है। और प्राइमरी इनकम का इनफ्लो भी हो सकता है, यानी आपकी कंट्री में आ भी सकती है और आपकी कंट्री से जा भी सकती है, आउटफ्लो भी हो सकता है। और अगेन नेट जो है वो आपकी प्राइमरी इनकम माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। माइनस में हो तो ये हमारा डेफिसिट है, और प्लस में हो तो ये सरप्लस है। याद रहे कि आमतौर पर ये तीसरे पार्ट में कुछ बुक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकम लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक है। ये आमतौर पर चूंकि ये इसका मेजर पार्ट है, तो इसको इन्वेस्टमेंट इनकम से रिफ्लेक्ट किया गया होता है।
चौथा इसका आ गया ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स वो पैसा होता है जो वन वे ट्रैफिक है, यानी वो एक साइड से जो पैसा आता है लेकिन उसकी वापसी नहीं होती, जैसे कोई चैरिटी है, जैसे कोई हेल्प है, जैसे कोई गिफ्ट है, तो ये या कोई डोनेशन है, तो ऐसा पैसा कि जिसकी वापसी नहीं होती, वन वे होता है। मसलन हम अगर कहें कि किसी बाहर के मुल्क में हम किस कहीं पे कोई जलजला आ गया और हमने कोई उसके लिए इमदाद भेज दी, तो ये हमारा क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो गया। और अगर कभी हमें कोई जरूरत पड़ी और बाहर की किसी एजेंसी ने हमारी मदद कर दी, तो ये इनफ्लो ऑफ फंड्स हो गया। तो ट्रांसफर से भी पैसा आ भी जा सकता है और जा भी सकता है। अगर आएगा तो ये इनफ्लो है और अगर जाएगा तो ये आउटफ्लो है। और इसके रिकॉर्ड में जो नेट ट्रांसफर्स हैं वो माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती हैं। माइनस में कब होंगी, कि जब हमारा आउटफ्लो जो है वो ज्यादा हो लेकिन इनफ्लो कम हो, और प्लस में कब होंगी, जब हमारा आउटफ्लो जो है फंड्स का ज्यादा हो और इनफ्लो जो है वो कम हो। इस तरह से हमने ये देखा कि करंट अकाउंट के चार कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या था, पहला हमने पढ़ा कि ट्रेड इन गुड्स। तो पहला हमने कहा ट्रेड इन गुड्स, कि जिसमें प्लस हो जाए तो सरप्लस है, माइनस हो जाए तो डेफिसिट है। दूसरा हमने देखा कि ट्रेड इन सर्विसेज। फिर हमने देखा कि प्राइमरी इनकम, या जिसको हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इनकम। याद रहे कि ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। यानी मसलन अगर हम कहें कि बाहर पाकिस्तान के किसी बंदे ने बांग्लादेश में एक फैक्ट्री लगा ली, तो ये जो है ये करंट अकाउंट का हिस्सा नहीं है। करंट अकाउंट का हिस्सा क्या है कि फैक्ट्री से जो प्रॉफिट हुआ वो जो है वो करंट अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। तो तीसरा हमारा था प्राइमरी इनकम और चौथा हमारा है ट्रांसफर्स। ठीक है। और इस तरह से ये जो करंट अकाउंट है वो मेंटेन होता है। ये किसकी एग्जांपल है, जैसे ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, तो इसका हम बैलेंस निकाल सकते हैं कि इसका नेट निकल आएगा कि प्लस में है या माइनस में है। इसी तरह से ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, अगेन इसका हम बैलेंस निकाल सकते हैं कि ये प्लस में है या माइनस में है। तीसरा है कि प्राइमरी इनकम, या जिसको आप इन्वेस्टमेंट इनकम कह लें, तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम का तो नेट दिया हुआ है। नेट का मतलब ये है कि ऑलरेडी ये प्लस माइनस हो चुका हुआ है। फिर सेकेंडरी इनकम है जिसको हमने ट्रांसफर्स कहते हैं, तो ये भी आपका नेट गिवन है। तो इसको अगर हम चारों को ऐड कर लें तो ये हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। तो करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेफिसिट भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है। ये साउथ अफ्रीका का कोई डेटा है जिसको हमने लिया हुआ है। जैसे कि इस एग्जांपल में बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड गुड्स कितना था, ये माइनस में है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज कितना है, ये भी माइनस में है। और इसी तरह से प्राइमरी इनकम ऑलरेडी गिवन थी, ये माइनस में है। ट्रांसफर जो है वो ऑलरेडी गिवन है, ये माइनस में है। तो ओवरऑल जो आपका वो करंट अकाउंट बैलेंस आ गया -174,298 मिलियन। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है करंट अकाउंट, इसको हम क्या कहेंगे, डेफिसिट इन करंट अकाउंट। फिर से मैं कह रहा हूं कि अमूमी तौर पर जब हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, तो इसका मतलब करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है। सम ऑफ थ्री अकाउंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो जब डेफिसिट लेकिन करंट अकाउंट में हो सकता है, कैपिटल अकाउंट में हो सकता है। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट हो तो वो कैपिटल अकाउंट से कवर किया जाता है। नेक्स्ट आ गया जी कैपिटल अकाउंट। याद रखने की बात यह है कि करंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो पहला ट्रेड इन गुड्स, फिर ट्रेड इन सर्विसेज, फिर इन्वेस्टमेंट इनकम या जिसको हम प्राइमरी इनकम कहते हैं, और चौथा आ गया ट्रांसफर्स। इन चारों को जब आप ऐड करेंगे तो हमारा नेट बैलेंस आ जाएगा कि वो माइनस में है या प्लस में है। जैसे इस एग्जांपल में हमने किया तो ये माइनस में था, तो माइनस का मतलब ये है कि देयर इज अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट। फिर आगे जी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ओवर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड।
जो कैपिटल अकाउंट होता है वो आपका ये मेंटेन, इसमें से ये देखा जाता है, ये मेंटेन करता है कि हमारा कैपिटल का इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है। आमतौर पे जो हमने कहा था कि तीन अकाउंट्स होते हैं, तो पहला था करंट अकाउंट, दूसरा था कैपिटल अकाउंट और तीसरा था ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट या फिनेंसिंग अकाउंट। अमूमी तौर पर ज्यादातर बुक्स में जो कैपिटल अकाउंट है और फिनेंसिंग अकाउंट है इसको इकट्ठा ही डिस्कस किया जाता है, और हम भी यहाँ पे इकट्ठा ही डिस्कस कर रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्या चीज है कि कैपिटल आ किस तरह से रहा है और जा किस तरह से रहा है। तो इसमें पहला क्या आ गया, रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि हमने सपोज पाकिस्तान के किसी बंदे ने जाके बांग्लादेश में एक फैक्ट्री लगाई, तो ये क्या होगा, ये आउटफ्लो ऑफ कैपिटल होगा। और बाहर के किसी बंदे ने यहां पर आके कोई इन्वेस्टमेंट की, तो ये इनफ्लो ऑफ कैपिटल होगा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि आप कोई नई फैक्ट्री लगा रहे हो, नया कारोबार स्टार्ट कर रहे हो, नया बिजनेस स्टैंड कर रहे हो, ऑलरेडी वो एग्जिस्ट नहीं करता। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है कि जो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी जो फर्म है, बिजनेस है, उसके कुछ आपने शेयर्स खरीद लिए, तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। जैसे पाकिस्तान का कोई बंदा है, वो जाके बांग्लादेश में उसके किसी कंपनी के शेयर्स खरीद ले, तो ये हमारा आउटफ्लो ऑफ कैपिटल है। और ये किस हेड में आएगा, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आपने कोई नया कारोबार नहीं किया, आपने ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके कुछ शेयर्स खरीदे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोबारा से बता रहा हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपने कोई नई चीज, नया बिजनेस स्टैंड किया। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के अगर आप शेयर्स की ट्रांजैक्शन कर लें, तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। इनसे पैसा आ भी सकता है और पैसा जा भी सकता है। अगर पैसा आएगा तो इनफ्लो ऑफ कैपिटल होगा, और अगर पैसा जाएगा तो ये क्या होगा, ये आउटफ्लो ऑफ कैपिटल होगा। आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। तीसरा आ गया फिनेंशियल डेरिवेटिव्स या बैंकिंग फ्लोस। तो फिनेंशियल डेरिवेटिव्स भी एक फिनेंशियल प्रोडक्ट होती है जिसकी ट्रांजैक्शन होती है, और उस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में आपका जो इनफ्लो भी हो सकता है कैपिटल का, और आउटफ्लो भी हो सकता है। या फिर आप कहीं पे बैंकिंग फ्लोज भी हो सकते हैं। बस यहाँ के बहुत सारे लोग अगर बाहर के बैंकों में पैसा रखेंगे तो ये बैंकिंग में आउटफ्लो हो जाएगा, और बाहर के लोग अगर पाकिस्तान के बैंक्स में पैसा रखेंगे, फॉरेनर्स पाकिस्तान के बैंक में पैसा रखेंगे, तो ये बैंकिंग इनफ्लो हो जाएगा। इनका ये जो अगर हम नेट निकाल ले, तो ये आपका आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट है या कैपिटल अकाउंट में क्या है कि सरप्लस है। इन तीन का जब सम हम कर लेंगे, तो ये हमारे पास नेट रिजल्ट आ जाएगा कि सरप्लस है या क्या है, डेफिसिट है इन कैपिटल अकाउंट। कि कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है या क्या है, डेफिसिट है। ये जो चौथा कंपोनेंट है, ये इट इज अबाउट द फिनेंसिंग अकाउंट। अब अगर क्या है कि आपने करंट अकाउंट को ऐड किया, फिर कैपिटल अकाउंट को ऐड किया, और हमें ये पता चला कि हमारा जो है -9 मिलियन का डिफरेंस है, यानी 9 मिलियन का क्या है आपका खसारा या डेफिसिट है। तो हमें इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने रिजर्व्स को यूज करेंगे। कैसे ये रिजर्व्स को यूज करते हैं, मसलन हमारे पास रिजर्व किस फॉर्म में हो सकता है, हमारे पास गोल्ड हो सकता है, हमारे पास फॉरेन करेंसी हो सकती है। तो उस करेंसी में से निकाल कर हमने +9 किया ताकि ये 0 हो जाए। या फिर हमने क्या किया, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमने अपना गोल्ड बेचा, उससे +9 आया, तो हमने ऐड किया ताकि ये 0 हो जाए। या फिर हमने क्या किया, अगर हमारे पास नहीं है तो हमें बाहर से कहीं बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो कब करेंगे, जब हमारा यहाँ पर डेफिसिट होगा। ठीक है, तो फिर हमें आईएमएफ से आईएमएफ से हमने बोरो किया ताकि वो हमें हेल्प हो जाए किस में, इस डेफिसिट को रिमूव करने में। ऑन द अदर हैंड, अगर ये +9 आ जाता, तो फिर हम क्या करते, तो इससे हम क्या ये करते कि हमारे अपने रिजर्व जो हैं वो इंक्रीज कर जाते।
ठीक है, या उस पैसे से हमने गोल्ड परचेज कर लेते या कोई और एसेट्स परचेज कर लेते, तो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो उससे क्या करते, इंक्रीज कर जाते। या फिर हम क्या करते, हम किसी और दुनिया के बंदे को, दुनिया की कंट्री को जिसको जरूरत थी, उसको हमने जो है वो उधार दे दिए, लेंड कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेफिसिट है तो हमने उस डेफिसिट को रिमूव करना है, अगर सरप्लस है तो सरप्लस को रिमूव करना है। और कैसे करना है, इस रिजर्व एसेट्स को यूज करके हम उसको कर सकते हैं, हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि माइनस में है तो हमने उसको बोरो करेंगे, या अपने एसेट्स को बेचेंगे, या अपने रिजर्व्स को कम करके उसको हमने रिमूव किया। और प्लस में है, सरप्लस में है, तो उससे हमारे एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज कर गए। फिर भी अगर कोई प्लस माइनस कोई थोड़ा रह जाए, तो फिर उसका तरीकाकार क्या होता है, फिर हम नेट एरर एंड ओमिशन एक ऐसा होता है कि हमने जो कैलकुलेशन की, तो हम सपोज कर लेते हैं उसमें कोई मिस्टेक आ गई है, तो जीरो तो फिर भी करना है। मसलन अगर आपका पूरा रिकॉर्ड में अब सारा कुछ करके आपने पहले किया करंट अकाउंट, फिर आपने किया कैपिटल अकाउंट, और फिर उसके बाद फाइनेंसिंग अकाउंट से रिजर्व को ऐड किया, लेकिन उसके बाद भी कोई -1 का डिफरेंस रह रहा है, तो उसको हम +1 करके जीरो कर देंगे, क्योंकि हर हाल में इसे सम ऑफ थ्री अकाउंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कुछ एरर हो गया, और इस एरर को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। क्लियर, ये बात हो गई। ये एक एग्जांपल है, जैसे जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड गिवन है, तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है कि ये -24, फिर है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज +14, फिर है नेट इन्वेस्टमेंट इनकम -14, नेट ओवरसीज ट्रांसफर्स +6, और ये हमारे पास चारों को हमने ऐड किया, तो ये हमारे पास आ गया करंट अकाउंट बैलेंस। और इस बैलेंस के अकॉर्डिंग हमने कहा कि डेफिसिट है इन करंट अकाउंट। अब हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट का क्या रिकॉर्ड है, तो ये +4 आया। नेट बैलेंस इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो है +5 है। बैंकिंग फ्लोज जो है वो है -3। और उसके बाद हमें ये पता चला कि ये प्लस यानी 4 + 5 9, 9 - 3 6, यानी ये +6 था। अगर ये +6 था, अगर तीनों को ऐड करके ये +6 है, और ये -17, तो -17 और में से अगर 6 ले तो 11 का भी डिफरेंस, 11 का भी डिफरेंस। इस 11 के डिफरेंस को पूरा करने के लिए हमने कहा जी कि अपने रिजर्व्स को चेंज करें, और रिजर्व्स को चेंज किया, हमने +9 रिजर्व्स लिए। तो +9 रिजर्व्स करने के बाद वो जो डिफरेंस था वो -2 रह गया। -2 हमने कहा जी कि ये हमारा कोई बैलेंसिंग आइटम, हमने इसको डाल देते हैं, क्योंकि ये हमारी कोई एरर लग रहा है, तो हमने +2 बैलेंसिंग आइटम को डाल के इसके टोटल को हमने जीरो कर लिया। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि जो करंट अकाउंट में है उसमें डेफिसिट है या सरप्लस है, तो हम कहेंगे डेफिसिट है। और पूछा जाए कि कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट है या सरप्लस है, तो हम कहेंगे सरप्लस है। ठीक है, और फिर इस ओवरऑल डेफिसिट को कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये यूज किया जिसको हमने कहा कि रिजर्व एसेट्स को, और रिजर्व एसेट्स को यूज करके हमने +9 किया, तो फिर भी -2 का डिफरेंस था। उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए हमने बैलेंसिंग आइटम डाला, और +2 करके इसको हमने जीरो कर लिया। तो ये एक एग्जांपल थी आपकी, जो इसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के, जिसमें तीनों अकाउंट्स जो हैं उसको रिकॉर्ड दिखाया गया है। आज के हम इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, और उसमें हमने कहा कि सिर्फ उसमें विजिबल आइटम शामिल होते हैं, और गुड्स की ट्रेड को उसमें शामिल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो उसमें हमने कहा कि विजिबल और इनविजिबल आइटम दोनों उसमें शामिल होते हैं, और उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों को ऐड करते हैं। और उसमें हमने कहा कि उसके 3 अकाउंट्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। एक करंट अकाउंट होता है, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हमने कहा कि एक ट्रेड एंड गुड्स है, फिर ट्रेड एंड सर्विसेज है,
फिर उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है, और चौथा था ट्रांसफर्स है। फिर हमने पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट क्या है। तो कैपिटल अकाउंट में हमने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और उसके बाद तीसरा था उसका कि फिनेंशियल डेरिवेटिव हो सकते हैं या बैंकिंग फ्लोज हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि चौथे अकाउंट में तीसरे अकाउंट में हम रिजर्व एसेट्स का यूज करके ओवरऑल जो है वो बैलेंस को क्रिएट करते हैं, क्योंकि बैलेंस जो है ओवरऑल बैलेंस जो है सम ऑफ थ्री अकाउंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले किसी और लेक्चर में मिलेंगे, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर वो डेफिसिट क्यों होता है, और उस डेफिसिट को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। जजाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।